हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग आज यूजीसी नेट की परीक्षा दिसंबर 2022 का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का हल कर रहे हैं। और ये जो पेपर था आपका, वो 5 मार्च 2023 को हुआ था। और ये स्लॉट देखिए फर्स्ट है, लेकिन ये जो सेशन है वो दिसंबर 2022 का है। तो आइए हम लोग पेपर को हल करते हैं। बाकी जो आपका अपठित गद्यांश है उसके बारे में, उसको कैसे हल करें, उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी, इसके बारे में वीडियो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो वो आप लोग आगे जा कर के देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम लोग हिंदी के 90 प्रश्न को हल करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आया है और कैसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बाकी इसके आगे वाले ईयर के जो प्रश्न हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो आइए हम प्रश्न पहला देखते हैं कि भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है खलिक बारी, दूसरा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, तीसरा है चंदायन, चौथा है मृगावती। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा खालिक बारी, इसकी रचना अमीर खुसरो ने किया था। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही उत्तर बताइए। तो प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना 7 जून सन 1955 को की गई थी। आइए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो आप लोग बताइए, बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो जैसा कि बघेली बोली आपके अर्धमागधी से विकसित हुई है, क्योंकि अर्धमागधी में आपकी जो पूर्वी हिंदी शामिल की जाती है और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आइए हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। स्पर्शी और संघर्षी व्यंजन कौन सा है। वह कौन सा व्यंजन है जो स्पर्शी भी है और संघर्षी भी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा झ। झ आपका स्पर्शी और संघर्षी दोनों व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा ने लिखा है। तो आप लोग बताइए उनके इतिहास में कब से कब तक का वर्णन है। तो उन्होंने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था वो आदिकाल से भक्ति काल तक को समाहित किए थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, ये पंक्ति किसकी है। देसी बैना सब जन मिठा तय तैसन जपहो अवहट्टा, किसने कहा। तो आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, विद्यापति। आगे देखते हैं, राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन मौजूद हैं। पहला ऑप्शन है लोकायतन, दूसरा है आत्मजयी, तीसरा है संशय की एक रात, चौथा है कनुप्रिया। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कनुप्रिया। कनुप्रिया में राधा और कृष्ण के बारे में वर्णन किया गया है, प्रेम संवेदन को दिखाया गया है। कनुप्रिया की रचना धर्मवीर भारती जी ने किया था, ठीक है। और इसकी रचना जो की गई थी वो आपका 1959 में इन्होंने लिखा था। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8।
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो आप लोग बताइए कि यह किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा की रचना है। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे, यह किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह रेणु के पत्रों का संग्रह है। चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे। बाकी इसको किसने संग्रहित किया था? तो इसको भारत यायावर ने संग्रहित किया था 1999 में। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह कथन किसका है? ये देखिए भारतीय काव्य शास्त्र से क्वेश्चन बना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप सही उत्तर का चयन करें। तो मूल ऐतिहासिक पात्रों में होती है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा भट्ट लोलट। बाकी भट्ट नायक ने भुक्तिवाद का सिद्धांत दिया, शंकुक ने अनुभूतिवाद का सिद्धांत दिया और अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत दिया। तो ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयव को लेकर उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद निर्धारित किए हैं? तो आप लोग बताइए क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने भेद माना है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 27। इन्होंने औचित्य के 27 भेद माने हैं। आगे हम देखते हैं। मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है। तो आप लोग बताइए मूल धातु से संबंधित वक्रता को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पद पूर्वार्ध वक्रता। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। लिरिकल बैलेट्स 1978 किन 2 कवियों की कविताओं का संग्रह है? तो लिरिकल बैलेट किसने किसने मिलकर के लिखा है, ये आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। ये दोनों लोग बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। इन दोनों ने मिल करके लिरिकल बैलेट को संग्रहित किया। आइए हम आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। किस भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण है नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था? यह कथन किस लेखक का है? तो इस स्टेटमेंट को देख करके यही लगता है कि ये कोई भाषा वैज्ञानिक या भाषा व्याकरणविद ने इस स्टेटमेंट को कहा होगा। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें। यही सोच करके तो हम लोग भी ट्रिक किए थे। तो बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। सब गलत हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। यह कथन किस अंग्रेज अधिकारी का है? तो ये देखिए रैंडम क्वेश्चन पूछा गया है। इसको आप कहीं किसी किताब में पढ़ करके या इस तरह से कुछ जानकारी नहीं ले पाएंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन रैंडम पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो इसको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग धैर्य से काम लीजिए। तो 15 का आपका सही उत्तर हो जाएगा हंटर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान के विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया? तो बताइए आप लोग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लियोतार्द ने इस पर विचार किया। आगे हम बढ़ते हैं। उदंत मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है? किसने उदंत मार्तंड को प्रकाश में लाया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। आगे बढ़ते हैं। ये खुसरो की पहेली नहीं कबीर की पंक्ति दी गई है और पूछा गया है
कि इसका क्या अर्थ होगा। चौरसिया के खेल में रे जग्गू मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे नहीं जीवन की आस हो। इसमें नर्द शब्द का क्या अर्थ है। तो जैसा कि इसमें नर्द शब्द का अर्थ होता है गोटी। आइए आगे हम देखते हैं। अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पितः पितः ओ पितः कहकर संबोधित करता है। तो बताइए आप लोग सही उत्तर क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 का आपका सही उत्तर हो जाता है बाल गंगाधर तिलक। अंधेरे कविता में काव्यवाचक बाल गंगाधर तिलक को पिता ओ पिता कहकर संबोधित करता है। अंधेरे में कविता जानते ही हैं मुक्ति बोध की है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति है, राम की शक्ति पूजा में यह संवाद किसने किससे कहा है। तो बताइए राम ने विभीषण से या राम ने हनुमान से, राम ने सुग्रीव से, राम ने लक्ष्मण से, मतलब राम किससे कहे हैं। 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग दीजिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राम ने विभीषण से कहा कि अन्याय जिधर है उधर ही शक्ति है। आगे हम बढ़ते हैं। नैन चुवहि जस महावट नीरू नागमति वियोग खंड की इस पंक्ति में महावट का सटीक अर्थ क्या है। तो महावट का सटीक अर्थ हो जाएगा माघ की झड़ी, यानी कि जो नागमती के आंख से आंसू गिर रहे हैं वो ऐसे गिर रहे हैं जैसे कि माघ में बारिश में जो ओरी चूती है। ओरी मतलब होता है कि छत के अगला भाग, जैसे करकट का अगला भाग, झोपड़ी का अगला भाग, जैसे पानी गिरता है झरझर झरझर झरझर, उसी तरह से अतिशयोक्ति है। झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं किया गया है। तो ये उपन्यास से स्टेटमेंट है झूठा सच, और इसमें आपको बताना है कि उसमें किस शहर का वर्णन नहीं किया गया है। तो इतना मोटा उपन्यास है, आपको कैसे ध्यान रहेगा कि कौन शहर का वर्णन कहीं लिख दिया गया, किसका नहीं लिखा गया। बाकी आप पढ़े रहेंगे, आपके दिमाग में बना रहेगा तो आप इस उत्तर को सही कर सकते हैं। अगर नहीं बना है तो आप इस उत्तर को गलत कर पाएंगे। तो आप लोग बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कानपुर शहर का वर्णन नहीं मिलता है। बाकी आपके जालंधर भी है, लखनऊ भी है, नैनीताल भी है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन में रईसों का सा उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ है। यह कथन किस उपन्यास का है। तो यह जो आपका कथन है, जैसा कि आप लोग देख करके ही पहचान गए होंगे कि यह कथन आपका गोदान उपन्यास है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और 24वां नंबर प्रश्न देखते हैं। उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा में कथामुख, यानी कि जो प्रस्तावना है उसकी लिखी गई है भूमिका में, के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मिस कैथराइन को कहाँ का निवासी माना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया का। बाकी हम इस प्रश्न को जानते हुए भी गलत कर दिए थे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ बाबा फरीद, शाह तिलफ, लतीफ़, बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत में प्रयोग किया गया है। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जिंदगी नामा में। जिंदगी नामा ने कृष्ण सोबती ने इन सब लोगों के बारे में वर्णन किया है। आगे हम प्रश्न देखते हैं कि लाल पानी की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे टीसन वाली कहकर संबोधित करती है। तो बिरजू की माँ जो है वो जंगी की जो पतोहू रहती है उसको टीसन वाली कहती है, क्योंकि वो स्टेशन के पास ही उसका घर रहता है, तो इसलिए उसको टीसन वाली कहती है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी जो है वो कब प्रकाशित हुई थी। तो आप लोग बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है 1904, 1907, 1908, 1911। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सन 1904 में। बाकी
जो दुलाई वाली कहानी है वो 1907 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, दुलाई वाली ये भी राजेंद्र बाला घोष की ही रचना है। बाकी जो उनकी पहली है वो 1904 में चंद जैसे मेरी बातें प्रकाशित हुई थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28। आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया, कहानी में उपयुक्त कथन किसने किससे कहा है? तो सिक्का बदल गया कहानी के बारे में यह कथन किसका है? आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवाब बीबी ने साहनी से यह स्टेटमेंट कहा है। आइए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। यह तो बहुत ही सरल सा प्रश्न हो जाएगा कि पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, उपयुक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो यह जो कथन है उसको देवसेना ने कहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मानव कब दानव से दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए नीरव का हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की है? उपयुक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसने कहा है? तो बताइए सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सिंहरण। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतना मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। उपयुक्त संवाद अंजो दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, श्रीपत, इंद्र नारायण, नजीर और नीरज। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो ये श्रीपत ने स्वयं कहा है, अपने अंजलि दीदी से स्वयं कहा कि मैं आपके यहाँ आना चाहता था। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अगर आप लोग कहानी पढ़ेंगे तो आप इस, जैसे ये नाटक है अंजू दीदी, तो इस नाटक से आप इस स्टेटमेंट को हल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है वो मूल पाठ से ज़्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अगर आप मूल पाठ नहीं पढ़े हैं तो आपको आंसर को सही करने में दिक्कतें होगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मूल पाठ को पढ़ने का कोशिश करिए और ज़्यादातर गाइडों के पीछे ना भागिए, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जिसकी आत्मा कमज़ोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी को क्या पाएगा? यह बकरी नाटक से लिया गया है। भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है कि जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसलिए श्रद्धा देना चाहती है, पर इस बकरी को जितना दे उतना कम है। उपयुक्त संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि यह संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है। तो बताइए आप लोग। तो यह जो है वो सत्यवीर ने कहा था। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? देख रहे हैं, शरद चंद्र की जीवनी, उसके बाद मुर्दहिया, उसके बाद प्रेमचंद घर में, और उसके बाद हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं। इतने बड़े बड़े आपके जीवनी, उपन्यास और आत्मकथा में आपके एक इतना छोटा लाइन का स्टेटमेंट दिया है और पूछ दिया है कि आप बताइए कि ये किस में किसके लिए
कहा गया है। अब देख रहे हैं मतलब क्वेश्चन पूछने का लेवल, लड़का कहाँ से सही कर पाएगा भाई साहब। फिर भी एग्जाम है, क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको बताना है तो भाई उत्तर हल करिए, नहीं कर पाएंगे तो फेल हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये शरद चंद्र ने किसके बारे में किसकी कहा है, शिवरानी देवी ने कहा है। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में कहा है, ठीक है। तो देख रहे हैं शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में कहा है कि हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी। दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ना मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। यह उपयुक्त कथन किस पुस्तक से लिया गया है? जामुन का पेड़, आप हुदरी, माटी की मूर्तें, प्रेमचंद घर में। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो यह आप हुदरी से लिया गया है। इसमें रमणिका गुप्ता ने कहा है कि अगर मैं सोच लेती थी कि मैं इस सीमा को तोड़ दूंगी तो सोचने मात्र का आभास ही मुझे बहुत ही सुखकारी लगता था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चम्मा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा है? तो बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन के जीवन में चम्मा नामक पात्र का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अध्यापिका शीला अग्रवाल किसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण करती हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो जैसा कि शीला अग्रवाल जो अध्यापिका थी, वो आपके मन्नू भंडारी के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 37, किसी देश में सभी पेट भरे नहीं होते हैं, किंतु वे लोग जहाँ जोतते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन सी कल मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। उपयुक्त पंक्ति किस निबंध से उद्धृत की गई है? तो जैसा कि यूजीसी नेट ने इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया है, इसको बाहर कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो मौजूद ही नहीं है। यह आपका जो कथन है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है उससे लिया गया है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका हटा दिया गया है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत कुछ बताएंगी और यह भी बताएंगी कि लेखक का ध्यान रचनाओं में 2 ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार का है? तो जैसा कि ललित निबंधकार हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं और उनमें से ये किसका स्टेटमेंट कहा गया है निबंध के बारे में ये आपको बताना है। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसको विवेकी राय ने कहा है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध नहीं है? तो आपको बताना है कि विद्यानिवास मिश्र ने निम्नलिखित में से कौन सा निबंध नहीं लिखा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो साहित्य के सरोकार विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है, कविता का देश भी विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है, व्यक्ति व्यंजक गद्य भी विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा छोटे छोटे सुख, इसको विद्यानिवास मिश्र ने नहीं लिखा है। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिए कि जो निबंध से क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे जो मिलान करने वाले क्वेश्चन या कुछ भी इस तरह से, उसमें विद्यानिवास मिश्र, विवेकी राय, इन लोगों को बहुत ही, और कुबेर नाथ राय, ये तीनों रचनाकारों को बहुत ही दृढ़ता के साथ शामिल किया जाता है और लगभग हर परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इन लोगों को आप लोग ध्यान रख करके तैयारी करिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई हैं। उपयुक्त पंक्तियां निम्न में से किस निबंध से ली गई हैं? तो जैसा कि इसके बारे में नाखून क्यों बढ़ते हैं इसमें जिक्र किया गया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इस पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
41 नंबर 41 नंबर प्रश्न आपका व्याकरण से है और पूछा गया है कि स्वर ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। कूट आपको निर्धारित करना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो ये सही है, यानी कि आपका ई ऑप्शन सही हो गया। इस तरह से हम देखते हैं कि आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, इसके बाद अब देखिए दोनों ऑप्शन में सी ऑप्शन कॉमन है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन भी सही हो गया, तो इसलिए सी ऑप्शन को भी ले लीजिए। अब आपको निर्धारित करना है कि ए और बी ऑप्शन में कौन सही होगा। तो स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता है, ये गलत बात है, यानी कि ए आपका गलत है, तो ए आपका गलत हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। तो इस एलिमिनेट मेथड के द्वारा अगर आप क्वेश्चन हल करते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत जल्दी से आप प्रश्न को हल कर ले रहे हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य हैं। अब क्रिया के बारे में बताना है। तो आपके सामने 5 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको कूट करके 3 ऑप्शन सही ऑप्शन को निकालना है। तो आप लोग सही ऑप्शन का चुनाव करें। तो जैसा कि पहला दिया गया है कि जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जैसा कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ भी निकल जाएगा और ए ऑप्शन यहाँ भी निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्य को समाप्त करती हैं वे समाप्ति का क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये सही है स्टेटमेंट, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन देखिए आपका दोनों में है। उसके बाद जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो ऐसा बात नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका। लेकिन जिस स्वर के बारे में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, नहीं जी सही है, ये विधान तो करता है तभी तो क्रिया होगी। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। तो सी ऑप्शन देखिए यहाँ पे सही हो गया और ये दोनों निकल ही चुके हैं, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ई ऑप्शन देख लेते हैं। क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, ये भी सही है। ई ऑप्शन भी सही है, इसलिए आपका सी सही हो जाएगा। बी सी ई, बी सी और ई सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युगिन कविता में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब ये वन लाइनर स्टेटमेंट है और आपको कूट करके बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो जैसा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि अब्र नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उर्दू में कविताएं नहीं लिखी। तो जैसा कि आपका ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद दशरथ बिलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है, तो ये सही है। तो बी ऑप्शन आपका सही है कि दशरथ बिलाप और फूलों का गुच्छा इन्होंने खड़ी बोली में लिखा है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। और जैसा कि देख रहे हैं कि सिर्फ आपके दूसरे में बी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये एलिमिनेट करके ख़त्म कर चुके हैं हम लोग, तो इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बी डी और ई। दशरथ बिलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में है। गीत गोविंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रात समीरण कविता में बंगाल में पयार छंद का प्रयोग किया, यह भी सही है। तो इस तरह से आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। गद्य विधाओं में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो आपके सामने ये 5 ऑप्शन है और कूट करके 3 ऑप्शन सही ऑप्शन को निकालना है और आपको बताना है कि आपका क्या सही होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऋण जल धन जल इनका रिपोर्टाज है और इसमें बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टाज संकलित हैं। बाढ़ तो आपके जो
बिहार में बाढ़ आती है उसके बारे में, और सूखा जो बंगाल में सूखा पड़ता है उसके बारे में इसका संकलन किया गया है। तो जैसा कि आपका ये सही हो जाएगा, यानी कि आपका ए सही है। इसके बाद हम लोगों को देखना है, तो जब ए सही हो गया तो आपका सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सी ऑप्शन है। कूट मेथड है, जो रीजनिंग का चलता है सिस्टम वही है। तो आपका सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा कि ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादन में राम कुमार वर्मा थे, तो ये भी सही हो जाएगा। अब आपके सामने बी और डी में कन्फ्यूजन है कि बी सही होगा कि डी सही होगा। तो जैसा कि कलम का मजदूर अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है, तो ये गलत है। कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा था, यानी कि बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, ए सी डी, ए सी और डी, तो इस तरह से आपका ये सही हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि आपका 5 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन कौन कौन सही हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बनारसी दास जैन ने अर्धकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी है। तो अर्धकथानक को हिंदी की प्रथम आत्मकथा माना ही जाता है, ये तो सब लोग जानते हैं। तो इसलिए आपका ए सही हो जाएगा, यानी कि ए 2 ऑप्शन में है, ये सही हो जाएगा। बाकी आपके 2 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। उसके बाद देख रहे हैं कि आपका सी ऑप्शन इसमें भी है, सी ऑप्शन नहीं, ये नहीं, तो ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आपको आगे देखना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। बाकी ई ऑप्शन दोनों में है, देखिए इसमें भी ई ऑप्शन है और इसमें भी ये ऑप्शन है, तो ई ऑप्शन भी सही हो जाएगा, यानी कि ए और ई दोनों सही हो गया। अब आपको ये निर्धारित करना है कि आपके सी ऑप्शन सही है कि बी ऑप्शन सही है। 2 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो जैसा कि कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतान द्वारा रचित आत्मकथा है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतान की आत्मकथा नहीं है, ये मैत्रेयी पुष्पा की है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो यानी सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए बी और ई, ए बी और ई। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग हमेशा इसी चीज़ का ध्यान रख करके क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। कूट ऑप्शन में आप देख करके हड़बड़ा जाते हैं कि 5 स्टेटमेंट है, सही गलत लगाना है, बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसी बात नहीं है। कुछ पंक्तियां या कुछ लाइनें अगर आपकी सही कूट कर ले जा रहे हैं तो पाएंगे कि आपका पूरा प्रश्न सही हो गया। तो इस मेथड का आप लोग यूज करके आप लोग प्रश्न को सही कर सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर देखते हैं। काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण है, तो काव्य दोष के बारे में ये प्रश्न है 46 नंबर। तो आपको बताना है कि कौन कौन से उदाहरण सही हैं और कूट करके बताना है। तो जैसा कि आपका इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए सी और ई। क्लिष्टत्व दोष वेद नखताग्रह जोरी अवध करी को वर्जे हम खाते हैं, यानी कि वेद ग्रह नक्षत्र ये सब जोड़ करके आपका 40 आता है और 40 का आधा कर देते हैं, यानी कि आपका 20 आ जाता है। यानी कि जो गोपियाँ कह रहे हैं कि हम लोग 20 खा रहे हैं, 20 तो अंक आ रहा है ना, लेकिन 20 का मतलब कि जहर, हम लोग जहर खा रहे हैं, तो इसके बारे में वर्णन किए हैं। तो ये क्लिष्टत्व दोष है, ये दृष्टिकूट पदों में शामिल होता है। तो आपका ए ऑप्शन सही है। उसके बाद दुष्क्रमत्व दोष भी सी ऑप्शन, और अप्रतित्व दोष ये आपका ई ऑप्शन सही है। ये आप लोग जिस समय भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो इस दोष के बारे में, काव्य दोष के बारे में आपको पूरा विस्तृत डिस्कशन किया जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। रीति काव्य रीति के संबंध में सही कथन का चयन करिए। तो काव्य रीति के बताना मतलब बारे में बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके सामने 5 ऑप्शन है, आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए रीति का सबसे प्रयोग पहले वामन ने किया था। उसके बाद
बी, दंडी ने रित के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया। और उसके बाद सी, आचार्य रुद्रट ने रित शब्द को संघटना बताया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कल्पना के संबंध में कॉलरिज के कथनों पर विचार कीजिए। कॉलरिज ने क्या क्या स्टेटमेंट दिया है इसके बारे में आपको बताना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो आप लोग एक बार देखिए और सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका पहला ऑप्शन है कि कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण है सृजन, ये सही है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि कॉलरिज कल्पना के दो भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना, ये भी सही है। मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौण कल्पना मुख्य दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है, तो ये भी सही है। यानी कि ए, बी और सी आपका सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाता है। और ये आपको पाश्चात्य काव्यशास्त्र ध्यान से पढ़ना है और गहन अध्ययन करना है, क्योंकि पाश्चात्य काव्यशास्त्र से ठीक ठाक क्वेश्चन बन जाते हैं और आपको उसको हल करना ही पड़ता है। आइए हम आगे देखते हैं। अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार हैं। तो अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में क्या क्या विचार हैं जो सही हैं, आपको कूट करके बताना है। तो आपका सही उत्तर बताइए। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली थी। तो ये सही बात है भाई, अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों के धर्म को कमजोर करने वाली थी, क्योंकि हम लोग संस्कृत शिक्षा का अध्ययन कर रहे थे। उसके बाद अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को मानसिक दासता से मुक्त कराने वाली थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये गलत हो गया। अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश द्वार खोले, ये अच्छी बात है, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने भी अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया था। उसके बाद अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी परंपराओं के से मोह करना सिखाया। नहीं, ये अपनी परंपराओं से मोह करना नहीं सिखाया, बाकी पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना सिखाया। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए भारत सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले, ये भी सही है। तो आपका ए, सी और ई, ए, सी और ई ऑप्शन सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, दलित विमर्श से संबंधित कथन दिए गए हैं और आपको सही कथन का चयन करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया, तो ये सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद दलित विमर्शकार गांधी दर्शन को दलित साहित्यकार का वैचारिक आधार मानते हैं। तो नहीं, ये दलित साहित्य का वैचारिक आधार नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जा रहा है। उसके बाद दलित चिंतक वर्णाश्रम व्यवस्था की हिमायत करते हैं। तो दलित कभी भी वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं चाहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की ये जो पार्टिकुलर व्यवस्था है, इसको दलित समाज, दलित चिंतक कभी नहीं चाहता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये डी ऑप्शन गलत हो जाता है और आपका ई ऑप्शन सही हो जाता है, तो इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा के जंगल कविता में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तो आपको 3 विशेषणों को बताना है कि जो सतपुड़ा के जंगल कविता में प्रयुक्त हुआ है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है, जगमगाते जगे जागे, तो ये विशेषण नहीं प्रयुक्त हुआ है। नींद में डूबे हुए से, ये प्रयुक्त हुआ है। चिलचिलाते जले, ये भी नहीं प्रयुक्त हुआ है। घिनौने घने, ये प्रयुक्त हुआ है। कंप से कनकने, ये भी प्रयुक्त हुआ है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बी, डी और ई, बी, डी और ई ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही हो जाता है। आपको सतपुड़ा के जंगल में कविता पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसमें किस किस विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो ये आपके सिलेबस की कविता है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आइए बताना है कि प्रिय प्रवास किन छंदों में रची गई है। प्रिय प्रवास को हरिऔध ने किन किन छंदों का प्रयोग किया है उसकी रचना करने में, आपको बताना है। आपके सामने 5 ऑप्शन है। तो जैसा कि हरिऔध ने इसमें द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग किया है, शार्दुल विक्रीड़ित छंद का प्रयोग किया है,
और मंदाक्रांता का प्रयोग किया है। तो बी, सी और ई, बी, सी और ई आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए कि किस कविता में किसका प्रयोग किया गया है। कामायनी से भी पूछ दिया जाता है कि उसमें कहाँ से उसकी रचना को लिया गया है या कहाँ से उसकी कथा का आमुख लिया गया है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भ्रमर गीत पदों में निम्नलिखित गोपियाँ उद्धव को इन वचनों से संबोधित करती हैं। तो निम्नलिखित किन वचनों से संबोधित करती हैं, ये चीज़ें आपको बताना है। आपका 5 ऑप्शन दिया गया है और सही उत्तर का चयन करना है। तो जोग शिखामन पांडे, ये तो कन्फर्म है कि ये कहती ही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और सी सही रहेगा, बाकी आपका बी और डी गलत हो जाएगा। उसके बाद मधुकर मधुमतवारे, ये भी गोपियाँ कहती हैं। तो आपका सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, यानी कि ये। और डी ऑप्शन घोष बड़ो व्यापारी, ये भी कहती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि गोपियाँ उद्धव को क्या क्या उपमाएँ देती हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54, मैला आंचल के स्त्री पात्र है। आपको बताना है कि मैला आंचल में कौन कौन स्त्री पात्र शामिल हैं। और जैसा कि अब परीक्षाओं में गौण पात्रों को भी पूछना प्रारंभ हो गया है। पहले ये था कि जो मुख्य पात्र थे उनके बारे में ही पूछा जाता कि कौन सा पात्र किस उपन्यास या किस नाटक की किस कहानी का है, लेकिन अब गौण पात्रों को भी पूछा जा रहा है। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा और उसके आधार पर तैयारी करिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मैला आंचल में स्त्री पात्र कौन कौन है और कौन सी पात्र नहीं है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फुलिया उसमें है, उसके बाद आपका आभा रानी भी है और मंगला देवी भी हैं। तो इस तरह से बी, डी और ई, बी, डी और ई, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही हो जाता है, बी, डी और ई। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तमस उपन्यास के पात्र हैं। तो आप लोग बताइए कि तमस उपन्यास में कौन कौन पात्र शामिल हैं और सही उत्तर का चयन करिए। तो आपके सामने 5 ऑप्शन है और 3 ऑप्शन सही उत्तर बताना है। तो हरनाम सिंह भी आपके तमस उपन्यास के पात्र हैं, हयात बख्श भी हैं और देवव्रत भी हैं, देवदत्त। तो आपका सी, डी और ई, सी, डी, ई और ई तीसरा ऑप्शन है, इसलिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानस का हंस उपन्यास में अमृतलाल नागर ने निम्न में से किन पुस्तकों की सहायता ली। ये 5 पुस्तकों का नाम दिया गया और बताना है कि निम्नलिखित में से किन पुस्तकों को लेकर के अमृतलाल नागर ने मानस का हंस, जो जीवनी है तुलसीदास की, उसको लिखा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तुलसी का मीमांसा, काशी का इतिहास और अकबर। इसको लेकर के आपके अमृतलाल नागर ने ये जो मानस का हंस जीवनी है उसको लिखा। तो आप देखते हैं कि ए, डी और ई, ए, डी और ई आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाता है। आइए हम आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। तो तीसरी कसम कहानी में कौन कौन पात्र हैं। देखिए गौण पात्रों को नाम दे करके पूछ दिया गया है कि कौन कौन से पात्र शामिल हैं। तो तीसरी कहानी में आप लोग बताइए, तीसरी कसम में कौन कौन पात्र शामिल हैं। तो जैसा कि तीसरी कसम में आपके लाल मोहर भी शामिल हैं, पलट दास भी हैं, बाकी महेश्वर तो नहीं है, और धुन्नी राम भी शामिल है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 1, 2 और 4, ए, बी और डी, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाता है। तो आइए हम आगे देखते हैं। गैगरीन कहानी के संदर्भ में दिया गया है, तो आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया है। तो जैसा कि इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष को तो नहीं दिखाया गया है, इसमें एक
पत्नी के बारे में जिक्र किया गया है कि किस तरह से वो एक मशीनी रूप में कार्य करने में लग जाती है, सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह, इस तरह से एक पार्टिकुलर वे में बंध जाती है। तो इसमें पिता पुत्र का संघर्ष तो नहीं है दिखाया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा और जिस ऑप्शन में ए है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद बी ऑप्शन देखते हैं कि इस कहानी में अज्ञेय को निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है, तो आपका बी ऑप्शन सही है, इसलिए बी ऑप्शन आपका इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद सी ऑप्शन भी है, तो सी भी सही हो जाएगा। उसके बाद डी और ई में बताना है, तो गैंग्रीन में रोगियों के अक्सर पैर काट देने की सूचना जीवन की त्रासदी को अभिव्यक्त करती है, तो ये बात सही है, क्योंकि गैंग्रीन में जो रोगियों के हैं वो पैर काटे जाते हैं, तो ई ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन सही हो गया। और कोशिश आप लोग इसी तरह से एलिमिनेट करके मेथड के द्वारा ही क्वेश्चन को हल करेंगे, कूट वाले प्रश्नों को, क्योंकि उस तरह से आप करने जाएंगे तो आप क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आपके कूट में एक दो स्टेटमेंट सही होता है, लेकिन आपको तीनों स्टेटमेंट सही बताना होता है। तो इस तरह से आप लोग एलिमिनेट मेथड से यूज करेंगे तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आषाढ़ के एक दिन नाटक में मल्लिका के कौन कौन से कथन है। मल्लिका के कथन को बता करके और कूट सही कूट का निशान करना है। तो आइए देखते हैं। आषाढ़ के एक दिन, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हैं, तो ये मल्लिका का कथन नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन सही नहीं होगा। कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंदर कोमलता ना हो, ये मल्लिका बोलती है। आज तक का जीवन किसी तरह बीता है, आगे भी बीत जाएगा, ये भी मल्लिका का ही कथन है। उसके बाद, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यापारियों से मंगवाई, ये भी सही है। तो यानी कि बी, सी और ई, बी, सी और ई, आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाता है। तो इस तरह से बी, सी और ई सही है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो निम्नलिखित कथनों में बताना है कि भारत दुर्दशा नाटक में कौन कौन से कथन आए हुए हैं और इसमें क्या है, आपका सही हो जाएगा। तो इस नाटक में भारत दुर्देव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं, तो ये ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। तो यानी कि ये और ये दोनों आपके साथ चलने वाले हैं, बाकी आपका दूसरा ऑप्शन और आपका चौथा ऑप्शन ये हट गए। उसके बाद आप आगे देखते हैं तो ई ऑप्शन भी सही है, क्योंकि दोनों में ई ऑप्शन आपका कॉमन है, तो ई ऑप्शन को भी हम लोग सही कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों को बी, सी और डी में एक ऑप्शन चूज करना है, जिसमें सी और डी में बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो जैसा कि आपके सामने ये स्टेटमेंट दिया गया है, तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जैसे कि आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति हुई है, तो इस तरह से आपका ए, सी और ई, ए, सी और ई, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन हल करेंगे तो आपका समय भी बचेगा और जल्दी से जल्दी आप लोग सॉल्व भी कर पाएंगे। आइए हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करिए। अध्यापक पूर्ण सिंह ने मतलब इनमें से कौन कौन से कथन सही है, तो उस पर आपको विचार करना है। तो जैसा कि हम लोग जो प्रश्न आता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 36 निबंध लिखे हैं, जैसा कि ये सरासर गलत है, क्योंकि पूर्ण सिंह ने सिर्फ 6 निबंध ही लिखा और इसी से वो अपने बौद्धिकता को प्राप्त किए। तो डी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो आप देख रहे हैं कि आपका इसमें भी डी ऑप्शन है, इसमें भी डी ऑप्शन है और इसमें भी डी ऑप्शन है, इसलिए ये तीनों गलत हो जाएगा और आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि एक कूट सही पकड़ने से आपके सही उत्तर का चयन हो गया। तो भविष्य के लिए देख लेते हैं क्या क्या सही ऑप्शन है। तो हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी में लिखने वाले पूर्ण सिंह ने अंग्रेजी में सर्वाधिक लिखा है, ये भी सही है। पूर्ण सिंह ने स्वामी रामतीर्थ की जीवनी 1924 में लिखी, ये भी सही है।
पूर्ण सिंह ने पारंपरिक भारतीय उदात्त जीवन मूल्यों को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन एवं विज्ञान के आलोक में नया रूप देकर प्रस्तुत करना चाहते थे। ये भी सही है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर देखते हैं शिव शंभू के चिट्ठे से। तो जैसा कि शिव शंभू के चिट्ठे के बारे में बताना है कि ये इसके 5 कूट दिए गए हैं और बताना है कि 3 जो कूट हैं वो कौन कौन से कूट सही हैं। तो शिव शंभू शर्मा एक कल्पित पात्र है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि वो कल्पित पात्र ही है, क्योंकि बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे नाम से ही लिखा था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए जब सही होगा तो आपका तीसरा और चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। श्रीमान का स्वागत में शिव शंभू लॉर्ड मिंटो के बारे में लिखते हैं। तो ये लॉर्ड मिंटो के बारे में ना लिखते हैं, ये लॉर्ड कर्जन के बारे में लिखते हैं। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन गलत है और इसमें बी ऑप्शन इसमें है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ए सी ई आपका सही हो जाएगा। तो ए, उसके बाद सी, इन निबंधों में व्यंग विनोद भाव की बड़ी सहजता प्रयोग है करते हैं, तो ये भी सही है। और इस शंभू अपने वायसराय के समक्ष गूंगी प्रजा का एक वकील, एक दुरासा मानता है, ये भी सही है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आइए 63 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित कथनों पर विचार करना है और 3 कथनों को, जो सही कथन है उनको लेकर के आपके प्रश्न का सही उत्तर देना है। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। बालकृष्ण भट्ट को आपको स्टील माना जाता है और इनको एडिशन माना जाता है। तो स्टील माना जाता है, तो वो जो स्टील है ना, वो पाश्चात्य साहित्य के जो निबंधकार हैं उनकी मतलब समतुल्य माना जाता है। उसी तरह से जो पाश्चात्य साहित्यकार के जो एडिशन है उनके समतुल्य प्रताप नारायण मिश्र को माना जाता है। हम लोग पहले स्टील का मतलब जानते थे ना कि जैसे स्टील मजबूत होता है, उसी तरह से इनके भी विचार मजबूत हैं, तो इसलिए इसके बारे में चर्चा की गई है। तो ऐसी कुछ बात नहीं है, वो तो जब समझ नहीं थी तो हम लोग जानते थे कि भाई बालकृष्ण भट्ट को स्टील माना जाता है, तो हो सके स्टील के जैसे उनके विचार मजबूत हैं इसलिए स्टील माना जाता है। तो ऐसा कुछ था नहीं। स्टील एक पाश्चात्य लेखक हैं और उनके आधार पे इनको उनका वहाँ का स्टील माना जाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ए सही होगा तो इसलिए आपका चौथा ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इस आगे देखते हैं हम लोग। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है कि उनके निबंधों की भाषा अत्यंत औपचारिक है, तो ऐसी बात नहीं है, उनके निबंधों की भाषा औपचारिक है नहीं। तो यानी कि आपका बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि इसका आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। और तीसरा ऑप्शन में आपके है 1, 3 और 5। 1, 3 और 5, जिसमें कि उनके निबंधों में संस्कृत और उर्दू के शब्दों को वैश्वानिक के ग्रामीण कहावतों और शब्दों का प्रयोग मिलता है। और निबंध के क्षेत्र में उन्हें आत्मव्यंजक निबंधों का जन्मदाता माना जाता है। और पहला ऑप्शन तो आप लोग जानते हैं कि इनको एडिशन कहा जाता है। तो इस तरह से आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आवारा मसीहा के संदर्भ में देखते हैं कि कौन कौन से कथन सही है। आपके सामने 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको सही 3 स्टेटमेंटों को निकाल करके अपने प्रश्न का सही उत्तर लगाना है और बताना है कि आपका सही उत्तर क्या होगा। तो बताइए आप लोग कि आपका सही उत्तर क्या होगा। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 3 में यानी बी ऑप्शन, गांगुली परिवार के किशोर नवहुल्लोड़ के प्रति लोलुप दृष्टि से देखते थे। उसके बाद बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरतचंद्र रंगून में थे। और उसके बाद डी ऑप्शन, देवदास लिखते समय शरतचंद्र की आयु 17 साल की थी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
मुर्दइया के संदर्भ में विचार करिए। तो जैसा कि आपके सामने 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको 3 सही स्टेटमेंटों का चयन करके सही उत्तर का चयन करना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये क्वेश्चन को एनटीए ने अपने लिस्ट से बाहर कर दिया था, क्योंकि इसमें जो प्रश्न के कूट दिए गए हैं और जो प्रश्न के ऑप्शन हैं उसमें से 3 ऑप्शन सही नहीं मिलते हैं, तो इसलिए ये बाहर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 66 देखते हैं आपका सही उत्तर क्या होगा। तो ये समास से क्वेश्चन पूछा गया है और आपको बताना है कि किस में कौन सा समास है। तो जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि यथामति में अव्ययीभाव समास है, यानी सी का दूसरा ऑप्शन। तो सी का दूसरा ऑप्शन आपके 2 ऑप्शन में कॉमन है, जिसमें प्रथम पद अव्यय और प्रधान हो वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। उसके बाद लव और कुश, तो लव और कुश में द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी बी का फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट देख लेते हैं, तो बी का फर्स्ट यहाँ भी है और बी का फर्स्ट यहाँ भी है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देख लेते हैं शिवालय, यानी शिव का घर, यहाँ पे तत्पुरुष समास है, यानी ए का तीसरा ऑप्शन। तो ए का तीसरा ऑप्शन आपके चौथा ऑप्शन में सही है, तो इसलिए आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी डी का बहुब्रीहि समास हो गया चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र है, यानी श्री कृष्ण तीसरा आपके पद की ओर संकेत करता है, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग देखते हैं चौथा ऑप्शन सही हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और संप्रदाय का नाम दिया गया है और उसके प्रवर्तक का नाम दिया गया है। तो आप लोग मिलान करके बताइए कि कौन से संप्रदाय के कौन प्रवर्तक हैं। तो जैसा कि श्री संप्रदाय जो है उसके रामानुजाचार्य जी हैं, यानी कि ए का फर्स्ट आपका हो गया। उसके बाद ब्रह्म संप्रदाय, तो ब्रह्म संप्रदाय के विष्णु स्वामी हैं, यानी कि बी का 4। तो बी का 4 आपके इसमें इस ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पे है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद भविष्य के लिए देख लेते हैं रुद्र संप्रदाय, तो रुद्र संप्रदाय का 3 का सी का तीसरा है मध्वाचार्य। उसके बाद डी का 2 सनकादिक संप्रदाय निम्बार्काचार्य। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि संप्रदाय और उसके प्रवर्तक को बहुत ही बारीकी से याद करना पड़ता है, और इसके कुछ ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे तभी आपका सही रहेगा, नहीं तो आप गलत हो जाएंगे। तो ऐसी गलती ना होने पाए। जैसे कि इसमें हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि आपका मतलब क्या सही होगा। तो जैसा कि श्री संप्रदाय, तो श्री संप्रदाय में आपके हो जाएंगे श्री संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय आपका हो जाएगा रामानुजाचार्य का। उसके बाद आपका आता है ब्रह्म संप्रदाय आपका हो जाएगा विष्णु स्वामी का। उसके बाद आता है आपका रुद्र संप्रदाय, तो रुद्र संप्रदाय के आपके हो जाएंगे मध्वाचार्य जी। उसके बाद रुद्र संप्रदाय के बाद आपका आ जाएगा सनकादि संप्रदाय के आपके हो जाएंगे निम्बार्काचार्य जी। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। तो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय विष्णु स्वामी, रुद्र संप्रदाय मध्वाचार्य, सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला का ए, दूसरा का 3 ब्रह्म संप्रदाय, इसमें कूट मिल ही नहीं रहा है। चौथा का सी का 4। आप लोग इसको ध्यान दीजिए, वो छोड़िए, ये देखिए यही है आपका सही।
उसमें एक ऑप्शन आपका गलत हो जा रहा है, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। ये आपका सही है, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय विष्णु स्वामी, उसके बाद रुद्र संप्रदाय मध्वाचार्य और सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य। आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 68 देखते हैं। मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से, तो आप लोग सही मिलान करके बताइए कि आपका क्या सही हो जाएगा। तो मंटो मेरा दुश्मन या उपेंद्र नाथ हस्क का है, ये उपेंद्र नाथ हस्क का है, यानी कि ए का 3 आपके 3 ऑप्शन में है। उसके बाद प्रेमचंद घर में, तो प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ने लिखा है डी का फर्स्ट, यानी कि डी का फर्स्ट आपके 2 ऑप्शन में है। उसके बाद ये और वे, तो ये और वे जैनेन्द्र कुमार की रचना है, तो जैनेन्द्र कुमार आपका चौथा ऑप्शन में हो जाएंगे, डी का बी का 4। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और बताना है कि किस रचना का कब प्रकाशन हुआ था। तो जैसा कि साहित्य दर्पण को हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि 14वीं शताब्दी में उसका प्रकाशन हुआ था, यानी कि डी का फर्स्ट, और डी का फर्स्ट सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और आप लोग और मिलान कर लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास, ये मिलान करना है आपका सूची 1 के सूची 2 से। तो बताना है कि तुलसीदास के बारे में जो पुस्तकें लिखी गई हैं उसमें से किसकी कौन सी पुस्तक है। तो ठीक है, आपका गोस्वामी तुलसीदास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, यानी कि ए का दूसरा ऑप्शन, ए का दूसरा ऑप्शन आपके 3 ऑप्शन में है। उसके बाद तुलसी काव्य मीमांसा, तो तुलसी काव्य मीमांसा किसने लिखा, तो ये आपके उदय भानु ने लिखा, यानी कि बी का फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट आपके तीसरे ऑप्शन में है, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद सी का 4 तुलसी आधुनिक वातायन से, रमेश कुंतल मेघ का है, और डी का 3 तुलसी लोकवादी विश्वनाथ त्रिपाठी का है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, और ये जो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है उसके खंडों को दिया गया है, और ये खंड हमेशा से परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं कि कौन सा खंड किस मतलब भाग में है। तो आप बताइए प्रथम खंड का नाम क्या है शीर्षक, द्वितीय खंड का क्या है, तृतीय खंड का। तो प्रथम खंड जो है आपका उषा और ईश्वर है, यानी कि ए का तीसरा ऑप्शन। उसके बाद द्वितीय खंड है बीज और अंकुर है। उसके बाद तीसरा खंड है प्रकृति और पुरुष है, और चौथा खंड है पुरुष और परिस्थिति है। तो पुरुष और परिस्थिति आपके उनके जो आत्मकथा का दूसरा भाग है उसमें के भी खंड इसी तरह से हैं। तो उसमें ये क्वेश्चन एक बार पूछ देता है कि पहले भाग में जो मतलब खंड में शीर्षक शामिल है वही दूसरे भाग के खंड में भी शीर्षक शामिल है, तो पुरुष और परिस्थिति है। तो इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है और बताना है कि कौन सा कहानी का कौन सा पात्र है। तो आप लोग मिलान करके बताइए कि किस कहानी का कौन सा पात्र है। जैसे किरण है, तो किरण आपके कांगों में कंगना की पात्र है, ठीक है, कानों में कंगना की पात्र किरण है, यानी ए का दूसरा ऑप्शन, और ए का दूसरा ऑप्शन आपके सिर्फ बी में है, इसलिए आपका ये प्रश्न सही हो जाता है। बाकी भविष्य के लिए आगे की रचनाओं को देख लेते हैं। तो लक्ष्मण कोसी की घटवार की है, और अनीता राही की पात्र है जो मंगरोरी जाति की है, और सामनाथ चीप की दावत के हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। ये मिलान करना है नाटक का उनके पात्रों से। तो चंद्रगुप्त नाटक का कौन सा पात्र है, अंजो दीदी का कौन सा है, बकरी का कौन का है, स्कंदगुप्त का कौन सा पात्र है। तो चंद्रगुप्त की जो नाटक की पात्र है वो लीला है,
और ए का चौथा ऑप्शन, ए का चौथा ऑप्शन आपके पास 2 है। उसके बाद बकरी नाटक का जो पात्र है वो कौन है? पहले अंजू दीदी का देख लेते हैं। तो अंजू दीदी के नाटक के पात्र कौन है? तो ये मुन्नी है, यानी कि बी का फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट आपका तीसरे ऑप्शन में हो जाता है, तो इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी बकरी नाटक के जो पात्र है वो आपकी राम है और स्कंदगुप्त की जयमाला है, तो डी का तीसरा हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, और ये रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध के 4 भाग हैं, चिंतामणि में 4 भाग से संकलित हैं, उसके बारे में बताना है कि किसने किस भाग का संपादन किया है, और आप लोग बताइए और सही उत्तर का चयन करिए। तो चिंतामणि प्रथम भाग का संपादन स्वयं शुक्ल जी ने किया था, यानी ए का 3। तो ए का 3 आपके 2 ऑप्शन में है। उसके बाद चिंतामणि दूसरे भाग का संपादन किसने किया था? तो चिंतामणि दूसरे भाग का संपादन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था, यानी 2 का 1। तो 2 का 1 आपके दोनों भाग में है। उसके बाद चिंतामणि तीसरे भाग का संपादन किसने किया था? तो तीसरे भाग का संपादन आपके डॉक्टर नामवर सिंह ने किया था, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। और डी का चौथा, चतुर्थ भाग का कुसुम कुमार और ये ओम प्रकाश सिंह ने किया था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि के मानकीकरणों के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है और सही उत्तर बताना है। ये क्रम लगाना है कि कौन सा सुझाव कब मिला था, या कौन से देवनागरी लिपि के सुधार में प्रयास सबसे पहले किए गए। तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन मतलब कि पहले महादेव रानाडे के सुझाव आए, गोविंद महादेव रानाडे का। उसके बाद आपका महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति आई। उसके बाद आपका काका कालेलकर की अध्यक्षता में सुधार समिति का जिक्र हुआ। उसके बाद आपका आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद की स्थापना की गई। उसके बाद आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद, ये सबसे अंत में आया, तो इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इसके सन कहीं मिल नहीं रहे थे, इसलिए हम उसके बारे में उतना चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। 1-2 सन मिले तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं। आइए हम आगे देखते हैं। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा द्वारा रचित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो रामविलास शर्मा की रचनाएं दी गई हैं और उनकी कृतियों को बताना है कि पहले से बाद के क्रम में कौन कौन सी हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो भाषा और समाज उनका जो है, ये रामविलास शर्मा ने 1961 में लिखा था। उसके बाद आस्था और सौंदर्य, ये भी 1961 में इन्होंने लिखा था। उसके बाद नई कविता और अस्तित्ववाद, ये उन्होंने 1978 में लिखा था। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये 1977 में लिखे थे। और प्राचीन भारत के भाषा परिवार, ये 1979 में इन्होंने लिखा था। तो ये सन आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी आइए हम लोग सही उत्तर का चयन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि 1961 में 2 रचनाएं की गई, भाषा और समाज और आस्था और सौंदर्य नाम से। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले कौन किया गया। तो जैसे कि पहले महीनों में जो है वह आपका आस्था और सौंदर्य को किया गया, तो इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा नहीं, तीसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले आस्था और सौंदर्य हो जाएगा, उसके बाद भाषा और समाज हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपको संस्थाओं का क्रम लगाना है, तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज। तो इसमें कौन सा समाज सबसे पहले आया था? तो जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, ये 1820 में की गई थी राजा राम मोहन के द्वारा। तो डी ऑप्शन आपका सबसे पहले हो जाता है।
उसके बाद इसके बाद प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, DEABC। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना जो की गई थी वो 1875 में की गई थी, और 1875 में आपके दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। उसके बाद आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई, इसको भी 1875 में ही किया गया था, लेकिन इसको नवंबर महीने में किया गया था, तो इसलिए ये उसके बाद में आती है, आर्य समाज के बाद में आती है। इसको ब्लावत्स्की और ओल्टकार ने किया था। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने 1897 में किया था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये जो क्वेश्चन बने हैं ना आपके, ये जो आपका वैचारिक पृष्ठभूमि लगा हुआ है यूनिट नंबर 4, उसी से क्वेश्चन बनते हैं, तो उस पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। कामायनी के सर्गों का क्रम लगाना है। कामायनी के 15 सर्गों से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते रहते हैं। ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि पार्टिकुलर कोई नाम दे देता है और पूछता है कि यह किस सर्ग का है, या ये सर्गों के क्रम लगाने को दे देता है। तो आपको बताना है कि कामायनी के जो ये 5 सर्ग दिए गए हैं उसका सही क्रम क्या होगा। तो आप लोग बताइए। तो सबसे पहले आपका श्रद्धा आ जाएगी, श्रद्धा। उसके बाद काम, उसके बाद लज्जा, उसके बाद कर्म, उसके बाद ईड़ा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ईर्ष्या, ईड़ा, इस तरह से आप लोग पूरा 15 सर्ग याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो कभी ना कभी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं 79 प्रश्न। ये निम्नलिखित उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है, और इसमें आपको जैसे कि इसमें आपको सन तो याद ही होने चाहिए, क्योंकि ये आपके सभी जो निबंध दिए गए हैं ये आपके सिलेबस की रचनाओं के ही निबंध जो उपन्यास हैं वही दिए गए हैं, तो आपको इनका सही क्रम लगाना है। तो आप लोग बताइए कि इसका सही क्रम क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राग दरबारी का प्रकाशन 1968 में किया गया, श्रीलाल शुक्ल ने किया। उसके बाद मैला आंचल 1954 में हुआ था, इसको आपके रेणु जी ने किया। आपका बंटी मन्नू भंडारी ने लिखा था, ये 1972 में उन्होंने लिखा था। मानस का हंस, तो मानस का हंस 1972 में ही लिखा गया था। आपके अमृतलाल नागर के द्वारा झूठा सच यशपाल का है, इसको उन्होंने 1958 में लिखा था। इसके 2 भाग हैं, एक भाग उन्होंने 1960 में लिखा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैला आंचल हो जाता है, उसके बाद आपका झूठा सच हो जाता है, यानी कि बी और ई, BE, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, BEADC। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 80 नंबर कि निम्नलिखित कहानियों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो आप लोग बताइए इन कहानियों का प्रकाशन वर्ष के आधार पे पहले से बाद का क्रम क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले कानों में कंगना लिखी गई थी 1913 में। कानों में कंगना 1913। इसके बाद आपका कानों में कंगना के बाद आपका हो जाएगा आकाशदीप 1926। उसके बाद आकाशदीप के बाद आपका हो जाएगा ईदगाह 1933। उसके बाद आपका राजा निर्बंसिया हो जाएगा। ये राजा निर्बंसिया आपका लिखी गई थी 1956 में, और जो परिंदे है ये लिखी गई थी 1957 में, निर्मल वर्मा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कानों में कंगना यानी कि सी ऑप्शन सबसे पहले आता है, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं।
81 नंबर प्रश्न, ये अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद के क्रम में आए संवादों को बताना है। ये यहाँ से संवादों पे प्रश्न पूछे गए थे, मतलब कि संवादों का क्या क्रम है। बाकी आगे जितने भी परीक्षाएं होती गई उसमें इस तरह से नए नए तरीके से प्रश्न पूछना प्रारंभ हो गया कि कविताओं की टुकड़ियों को दे करके पूछ दिया था कि इसको पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। उसी तरह से इसमें आपका जो संवाद दिए गए हैं उसको बताना है कि पहले से बाद के क्रम में क्या होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। चूरन जब से हिंद में आया, सबका धन बल सभी घटाया। चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। तो ये आपका संवादों का क्रम है। तो इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि आपके प्रश्न गलत ना हो। आइए हम आगे देखते हैं 82 नंबर प्रश्न। ये कथन और तर्क का प्रश्न है। अभिकथन दिया गया है और उसके कारण दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा अभिकथन और कौन सा कारण सही होगा। तो अभिकथन है कि भौगोलिक परिवेश का भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो ये तो सही है। भाषा मूलतः सामाजिक उत्पाद है। सामाजिक परिवेश किसी भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करने वाला सबसे सरल कारण है। ये भी सही है और इसकी व्याख्या भी सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 83 नंबर प्रश्न। दो कथन दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा कथन सही है और गलत कौन सा है। तो पहला कथन है कि बघेली बोली के दो अन्य नाम लरिया और खलताई है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बघेली बोली की ये लरिया और खलताई भाग नहीं है, ये छत्तीसगढ़ी के हैं। ठीक है, तो इस गलती में आप लोग मत पड़िएगा। उसके बाद तो मान लीजिए ये ऑप्शन तो आपको गलत हो गया। उसके बाद है कि डॉक्टर उदयनाथ तिवारी के अनुसार अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी में बहुत कम अंतर है। तो ये सही है, यानी कि पहला ऑप्शन गलत है और दूसरा सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 84 नंबर प्रश्न पे। अभिकथन और कारण दिए गए हैं। पहला अभिकथन है कि गांधी जी के सभी धार्मिक विचार उनके निजी अनुभवों से निकले थे, इसलिए उनकी भाषा में वही बद्धता और सच्चाई मिलती है जो उपनिषदों में दिखाई देती है, जो बुद्ध और ईसा परमहंस और रामकृष्ण के उद्गारों से भरी हुई है। तो ये सही है। गांधी जी ने धार्मिक सत्यों को खोजा नहीं, अपने जीवन में उनकी अनुभूति की। तो ये भी सही है, इसलिए दोनों ऑप्शन सही है और उसकी व्याख्या भी सही है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। नीचे अभिकथन और कारण दिए गए हैं और आपको सही कथन बताना है। तो पहला ऑप्शन है अभिकथन कि आपका बंटी में विवाह की सफलता, तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बेगुनाही बंटी की सबसे अधिक भोगता है। तो ये सही बात है कि बंटी ही उसको सबसे अधिक भोगता है पति पत्नी के बीच में। बंटी पिता के होते हुए बिना पिता का और माँ के होते हुए बिना माँ का, अंततः उसे मिला भटकाव, असमंजस और अकेलापन। ये भी सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये सही है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं 86 नंबर प्रश्न देखते हैं। सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक हैं। नजीर, माहिर, अली, चंद्रकला और खिलाल इसके प्रमुख पात्र हैं। तो सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक नहीं है, 3 अंक हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये पहला ऑप्शन गलत है। इसके बाद सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातः 9 बजे से शुरू होती है और अंतिम घटना 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। तो ये सही स्टेटमेंट है, तो इसलिए आपका पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियां और विद्रूपताओं को उजागर किया गया है। तो ये सही कथन है। एक और द्रोणाचार्य के माध्यम से शंकर शेष ने जो समकालीन शिक्षा जगत में ये विसंगतियां देखने को मिल रही हैं, इसका उजागर उन्होंने किया है। तो ये बिल्कुल सही कथन है।
उसके बाद एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र की पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत किए करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और उनकी व्याख्या भी सही है। आइए हम लोग आगे देखते हैं 88 नंबर प्रश्न। अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है कि शिव शंभू के चिट्ठे तथा दुबे जी का चिट्ठा की परंपरा में विद्यानिवास मिश्र ने ब्रह्मानंद उपनाम से सरस्वती के संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखा करते थे। तो जैसा कि ये स्टेटमेंट आपका सही है। उसके बाद ललित निबंध की विविध शैलियां विद्यानिवास मिश्र के हाथों में जीवंत हुई, ये भी सही है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग चीज़ों को दर्शा रहे हैं, तो दोनों सही होने के बाद भी इनकी जो व्याख्या है वो सही नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। जब एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट की बड़ाई या बुराई करता है तब जा करके आपके व्याख्या सही होती है, लेकिन यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम लोग 89 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये भी अभिकथन और कारण का प्रश्न है और आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। यात्राएं यहाँ पर जितनी बाहर की जाती हैं उतनी ही अंदर की जाती हैं, ये सही कथन है। ये जो अरे आयावर रहेगा याद, उसका स्टेटमेंट है। यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे जाते, पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है, वो और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी भीतरी होती है। ये भी अज्ञे जी का ही स्टेटमेंट है और अरे आयावर रहेगा याद से लिया गया है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि दोनों कथन सही हैं और उनकी व्याख्याएं भी सही हैं। उसके बाद 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो ये जो 90 नंबर प्रश्न है इसको एनटीए के द्वारा हटा दिया गया था, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो ऑप्शन मिलान के योग्य नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस प्रश्न को परीक्षा के मूल्यांकन से बाहर रखा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने आज यूजीसी नेट दिसंबर 2022 के प्रथम पाली का पेपर हल किया है और द्वितीय पाली का अब हम लोग पेपर हल करेंगे, क्योंकि इस समय परीक्षाएं 2 पालियों में की जाती थी बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाने के कारण। बाकी अब जो परीक्षाएं 2023 दिसंबर में की गई हैं वो परीक्षा सिर्फ एक ही पाली में की गई थी। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।